तो जब आपको पता लगा कि शाहरुख खान सर आपके गाने पे परफॉर्म करने वाले हैं, आपका रिएक्शन क्या था फिर? तो ऊपर से हमें डांट भी देते थे, फोन रखिए, आपको नंबर किसने दिया यहाँ का। बट वो पापा का ड्रीम ना हमेशा मुझे रात को उठा देता था। लोग दिल नहीं तोड़ते हैं यहाँ पे ना, सब दिल रखते हैं, सबका कनेक्शन में रहिए, कोई नहीं करेंगे हम लोग कुछ करेंगे, पर अंदर कुछ और ही चलते रहता है। लाखों गल्ला कर गया हुए और अब्बा मैं तो मर गया हुए। मैं भी जब इंडस्ट्री में आया था तो किसी को रिप्लेस करके आया था, तो उनका नाम था राहत फतेह अली खान साहब। Hey guys, welcome to another episode of the Unfiltered Reality Podcast. मैं हूँ सिद्धांत राय सिकंद with my co-host Sunny Kaushal, and today we have Shahid Mallya, who's one of the most talented singers of our industry. उन्होंने हमारी जनरेशन और इस म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत सारे सुपर हिट गाने दिए हैं, जैसे कुकर कमालदा फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एक कुड़ी फ्रॉम उड़ता पंजाब, राधा फ्रॉम हैरी मेट सेजल, कुड़मई फ्रॉम रॉकी और रानी की प्रेम कथा, एंड मेनी मोर. So without further ado, let's dive right into the podcast. Shahid sir, welcome to the Unfiltered Reality Podcast. थैंक यू सो मच। So honored to have you in our show. थैंक यू सो मच। सर शुरुआत से चालू करते हैं, पंजाब से बॉलीवुड तक आपने इतने इंडियन टीवी सीरीज़ में एज अ प्लेबैक सिंगर आपने इतना काम किया, तो आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक टिल योर फर्स्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड? सबसे पहले थैंक यू, आपके शो में आपने मुझे बुलाया और आपसे बात हो रही है सनी एंड सिड। जो सवाल आपने पूछा है वो कम से कम 15 साल की स्टोरी है, तो मैं जल्दी कैसे बताऊँ आपको। मतलब शॉर्ट में बताओ सर। शॉर्ट में ये है कि मज़ा आया, बहुत सीखने को बहुत कुछ मिला और अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि वो सीखने वाला पीरियड नहीं होता तो शायद अभी कुछ कर नहीं रहे होते। तो वो कुछ लोग उसे स्ट्रगल कहते हैं, कुछ लोग उसे टफ संघर्ष। वो मेरे हिसाब से जो हमारी कमियां थी उस वक्त ने हमें सिखा के बोला अब तुम ठीक हो, अब तुम काम कर सकते हो। सर आपको जो पहला ब्रेक मिला वो कैसे मिला आपको? पहला ब्रेक बहुत सारे पहले ब्रेक थे लेकिन वो कुछ हुआ नहीं उनका। मेजर ब्रेक जो था वो मौसम फिल्म का गाना था, रब्बा मैं तो मर गया। मैं सर अगला क्वेश्चन यही पूछने वाला था उसी का आपका। एग्जैक्टली। तो जब भी मैं किसी से मिलता था तो सब लोग बोलते हैं आजा तुझे माइक पे खड़ा करते हैं, आज तुझे गवाते हैं, आज तुझे चांस देते हैं, ये ले 100 रुपए, आज से तू ये गाना गा रहा है। लेकिन कई फिल्में बनी नहीं, कई गाने रिकॉर्ड हुए, कई फिल्मों के टाइटल गाए, कभी किसी के गाए, कुछ बात बनी नहीं। तो मिस्टर कुमार जो आजकल के पॉपुलर लिरिसिस्ट हैं, मेरे फ्रेंड थे और फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया प्रीतम सर से 2010 में। तो 1 साल के मिलने जुलने के बाद में एक दिन उन्होंने पूछा कि शायद यार एक गाना गाओगे मेरे लिए। तो मैंने बोला सर वैसे तो मैं बहुत बिजी हूँ। बोला क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा सर आप पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं बहुत बिजी हूँ। तो हंसने लग गए। फिर वो गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर 6 महीने बाद पता चला कि वो मौसम फिल्म का गाना है। ओके। सो सर जैसे आपने बताया कि आपने इससे पहले बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करे थे, तो ऐसा होता है कि स्कैम होता है किसी लोगों के साथ जो नए अपकमिंग सिंगर्स आते हैं, इनके साथ ऐसा होता है कि बोला जाता है कि आपके गाना आने वाला है, तो जब मूवी आती है पता लगता है इनके मूवी में गाना ही नहीं था। तो स्कैम होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं भी जब इंडस्ट्री में आया था तो किसी को रिप्लेस करके आया था, तो उनका नाम था राहत फतेह अली खान साहब। ओके। हालांकि उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इतने महान सिंगर हैं, वो बड़े सिंगर हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ चलन है कि फिल्म की डिमांड क्या है, गाने के एक्टर के ऊपर जा रहा कि नहीं जा रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे ये पैटर्न ना एक रीति रिवाज बन गया। हाँ जी। तो ये इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई कि ये गलत है। अगर आप इतने ही पारखी कंपोजर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये गाना ये सिंगर गाएगा। अब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ देखेंगे तो सारे गाने फिर उसी को मिलने चाहिए जिसके स्पॉटिफाई फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, और या फिर जिसके यूट्यूब व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, फैन बेस जिसका ज़्यादा। इसका मतलब अच्छे सिंगर तो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके तो बहुत ही कम होते हैं। असली टैलेंट। बहुत महान सिंगरों के गाने आप सुनोगे तो किसी के 30,000 व्यूज़ हैं, किसी के 40,000 है, लेकिन वो इस देश के सदी के महान सिंगर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं गाते। ये चलन जो है ये कहीं ना कहीं जाके रुकना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। जैसे सिंगर्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, इनकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या होती है? जैसे स्पॉटिफाई आपने भी बोला, यूट्यूब होती है, कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो मतलब क्या क्या कैसे एक सिंगर पैसे कमा सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मुझे तो अभी इन दिनों ही पता चला कि यहाँ से भी हम पैसे कमा सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता था कि मैं सिर्फ गाना गा के कुछ कर सकता हूँ, स्टेज शोज़ या रिकॉर्डिंग्स, या फिर किसी ने कुछ गिफ्ट में कुछ दे दिया, तो अदरवाइज इनकम सोर्स यही थे हमारे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आपको रॉयल्टी भी मिल रही है, आपको यूट्यूब से भी पैसे मिल रहे हैं, आपको स्पॉटिफाई से भी मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो पैसा
हम दिमाग में नहीं रखते हैं क्योंकि वो हमने कमाया नहीं है, वो ऊपर से बोनस आ रहा है हमारे लिए, तो उस पे हमारी नज़र ज़रा भी नहीं है। हमारी नज़र है हम जो काम कर रहे हैं, हम जो करेंगे उसके ऊपर हमारा ध्यान है। तो सर आपने जैसे रब्बा मैं तो मर गया हमारी जनरेशन का सबसे सेंसेशनल गाना, आपने प्रीतम सर के साथ जैसे उस पर काम किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस गाने पर उनके साथ काम करने पे? बहुत ही नर्वस एक्सपीरियंस था क्योंकि फर्स्ट टाइम माइक पे एक बड़ी फिल्म के लिए गाना, और जहाँ पे इरशाद कामिल हैं, प्रीतम हैं और पंकज कपूर साहब हैं, तो ऐसे टीम के साथ में काम करना, और उस समय कंपटीशन भी होता है ना कि ये सिंगर भी है, इस समय ये भी है, ये भी है, ये भी है, उनके बीच में अगर आप आउटस्टैंड करते हो तो स्टैंड आउट करने के लिए फिर आपको ये नहीं सोचना होता कि आप सबसे बेटर गाओगे, आपको अपना बेस्ट देना है। तो मैंने वही किया, और 2-3 फैक्ट थे जो क्लिक हो गए। एक तो शाहिद कपूर के लिए शाहिद माल्या का गाना, दूसरा एक यंग बॉय जो एकदम मासूम है, जिसको मतलब एक आवाज़ जो ज़्यादा वैसी आवाज़ नहीं है, एकदम रोमांटिक सॉफ्ट आवाज़, तो वो आवाज़ वहाँ मैच होगी। तीसरा उनको न्यू लॉन्च करना ही था। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी कहानियाँ बहुत कम बनती हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि हर शुक्रवार को एक जैसे 4 एक्टर आते हैं वैसे ही 40 सिंगर आते हैं। तो ऐसे में अपनी एक पहचान बनाना और अच्छी फिल्म के लिए गाना, ये माँ बाप का आशीर्वाद ही होता है। एक सर बहुत बड़ी अचीवमेंट और लाइक काफ़ी रेयर होती है ये चीज़। सर मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। मैं ना फॉर द फर्स्ट टाइम मुंबई आया हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तो ये तो आता रहता है मुंबई, क्योंकि इसके फादर यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पे ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। घर के बाहर आके रहो, फिर खाना भी खुद बनाओ, कपड़े भी धो, सब कुछ करो। जो आप आए थे तो आपके लिए क्या क्या स्ट्रगल थे यहाँ पे बिना मॉम के रहना, क्योंकि मॉम से अटैचमेंट बहुत होती है हमारी? हाँ, मैं तो मम्मी पापा को साथ में लेके आ गया था। क्योंकि मैंने ना वो स्ट्रगल स्टोरी पापा के मुंह से इतनी सुनी थी, वहाँ पे ऐसा होता था, ये होता था। तो मैंने कहा भैया हमने ऐसा इंतज़ाम करना है जिसमें फ़ोन ना करना पड़े घर पे। दूसरा ये भी था कि भाई कामयाबी तो अपनी जगह पे है, जो साथ में रहने का जो एक मज़ा है वो कभी ख़राब ना हो, है ना? लोग जाते हैं देश विदेश काम करने में, उन्होंने पैसा तो बहुत कमा लिया, एक चीज़ खो दी, वो था साथ। तो हमने एक चीज़ कमा ली, साथ, पैसा भी कमा लेंगे। तो परेशानियाँ यही थी कि उस समय मोबाइल नहीं थे, पेजर थे उस वक्त, और लोगों के नंबर हमारे पास होते नहीं थे। फिल्म डायरेक्टरी से हम लोगों को कॉल करते थे, और जो फ़ोन उठाते थे वही जतिन ललित होते थे, वही प्रीतम होते थे, वही सोनू निगम होते थे। आई मीन टू से कि उनके जो घर में काम करने वाले लोग हैं वही इस तरीके से बात करते थे, हमें लगता कि हम उनसे ही बात कर रहे हैं। समझ गया। तो ऊपर से हमें डांट भी देते थे, फ़ोन रखिए, आपको नंबर किसने दिया यहाँ का? तो उस पर मोस्टली रेजिडेंस के नंबर होते थे फिल्म डायरेक्टरी में। तो हम लोग फ़ोन करते, सर जतिन ललित जी हैं, सोनू निगम जी हैं, प्रीतम जी हैं। बोला कौन, क्या, फ़ोन रखिए, किसने नंबर दिया आपको? तो बड़ा डर जाते थे हम लोग। सर जैसे आपको स्टार्टिंग से सिंगर ही बनना था, कभी कभार क्या होता है जो भी हम चीज़ कर रहे होते हैं हमें लगता है हमारी हॉबी है, बट एज अ करियर उस चीज़ को देखना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें लगता है कि हम सेफ चलें लाइफ के अंदर, कोई जॉब वॉब कर लें। तो आपको ऐसा था स्टार्टिंग से आपको सिंगर ही बनना था? तो मैं इसका जवाब थोड़ा लंबा है। मैं बता दूं कि पापा मेरे सिंगर हैं, और अभी 29 अप्रैल को वो हमारे साथ में नहीं रहे। मोहम्मद रफ़ी को गुरु मानते थे, और उन्हीं को असिस्ट करते थे, उनके साथ में रहे हैं 10 साल के आसपास वो। तो 90s में उनका एक एक्सीडेंट हुआ राजस्थान पंजाब बॉर्डर पे, तो उस एक्सीडेंट ने उनको 10 साल घर पे रख दिया। तो वो बॉम्बे में सिंगर बनने आए थे, स्ट्रगल उनकी स्टोरी ये थी। तो वो जो 10 साल के दौरान उन्होंने स्ट्रगल स्टोरियाँ सुनाई, तो बहुत ही डर लगता था बॉम्बे में आके कुछ करने के लिए। वैसे मैं भी बॉम्बे में ही रहा था बचपन में, लेकिन उस एक्सीडेंट ने हमें वहीं रख दिया, क्योंकि हम लोग एक शादी अटेंड करने गए थे वहाँ पे। मैंने सोचा कि मैं सिंगर तो नहीं बनूंगा, हालांकि स्कूल से लेकर कॉलेज तक इतनी वाहवाहियाँ मिल रही थी, हर कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड प्राइज़ मिल रहे थे, और अपने गंगानगर शहर में मुझे काफ़ी प्यार मोहब्बत मिला मुझे उस उम्र में, स्कूल कॉलेज टाइम में। तो सब लोग तो यही चाहते थे कि मैं जाके कुछ करूं बॉम्बे में, लेकिन मैंने कहा यार मैं म्यूज़िक लेक्चरर ही बन जाता हूँ, म्यूज़िक तो करना ही मुझे, मैं म्यूज़िक लेक्चरर बनता हूँ। सुबह 10 बजे जाऊँगा, 5 बजे घर पे आ जाऊँगा, क्रिकेट खेलूँगा, खाना खाऊँगा, टीवी देखूँगा। ये वाला प्लान था। तो वो पापा का ड्रीम ना हमेशा मुझे वो जैसे फिल्मों में होता है ना, ऐसे
रात को उठा देता था कि यार पापा का सपना का क्या, पापा मम्मी को बोलते रहते थे यार मेरा ड्रीम था पूरा नहीं टॉर्च हुआ, आप पे पास ऑन हुई वो फिर। मैं कुछ बनना चाहता था, मुझे प्लेबैक सिंगर बनना था। उनके पास मैं गया था, नौशाद साहब से मिला था, ये एकदम कहानियाँ दौड़ती रहती थी। तो फिर एक दिन मुझे कॉलेज से कुछ छात्रवृत्ति के पैसे मिले, तो मैं और फिर पापा को लेके बॉम्बे आ गया 1 महीने के लिए। फिर मैं मम्मी पापा को लेके सबको 2 महीने बाद सबके सब पूरी पूरी फैमिली को लेके? फैमिली यहाँ पे, ब्रदर सिस्टर सारे, सबको कन्विंस करके लाया मैं कि सब लोग हम बॉम्बे चलेंगे सब लोग। फिर हमने शुरू से शुरू किया सारी चीज़ें। हालांकि पापा के जितने भी फ्रेंड्स थे पुराने वो सब रिटायर हो चुके थे, तो काम करने वाले फ्रेंड्स थे नहीं ज़्यादा। तो उसका यही था कि मैं तो प्रोफेसर बनना चाह रहा था, लेकिन फिर बाद में वो दिमाग में गूंजती हुई आवाज़ों ने मुझे बॉम्बे पहुंचा दिया। फिर मम्मी पापा को मैं लेके बॉम्बे आ गया। अच्छा। तो फिर जर्नी शुरू होती है 98 3 दिसंबर से बॉम्बे में, और 2011 24 नवंबर को फिल्म आती है मौसम। सर 2-3 लाइनें अगर आप गा सकते हैं उस गाने की तो बस मज़ा आ जाएगा। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। वाह सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो सर मेरे फेवरेट एक्टर हैं शाहरुख खान। मेरे भी। तो जब आपको पता लगा कि शाहरुख खान सर आपके गाने पे परफॉर्म करने वाले हैं जब हैरी मेट सीरियल पे, तो आपका रिएक्शन क्या था फिर? वो तो एक अवार्ड मिलने जैसी फीलिंग थी। मतलब मैं शुरू से उनका फ़ैन रहा, कुछ कुछ होता से। डीडीएलजे में भी उनका फ़ैन था, लेकिन कुछ कुछ होता ने मुझे बहुत इम्प्रेशन छोड़ा उनकी एक्टिंग ने। फिर तो उनकी सारी फिल्में डीडीएलजे में ने फिर उसके बाद में फिर बहुत बार देख डाली। लेकिन जब ये मोमेंट आया जब उनके साथ काम करने का, तो फिर मैं अचानक से सोचने लगा कि मैं वही शायद हूँ जो उनकी फिल्में एवरीडे जाके थिएटर में देखता था। वो भी मेरी कज़न सिस्टर थी, उनके साथ में कि दीदी मेरे साथ चलो फिल्म देखनी है, कुछ कुछ होता देखनी, कुछ कुछ होता देखनी। जाके उनके साथ में जाता था। वो 6 महीने तक उस शहर में लगी हुई थी फिल्म, और कम से कम 1.5 महीने तक मैंने देखी है। तो इतने शोज देखने के बाद, उसके बाद फिर उनकी लगातार फिल्में देखने के बाद एक फिल्म आती है जिसमें वो लिपसिंग कर रहे हैं, तो एक अवार्ड जैसी फिल्म थी माशाल्लाह। सर अवार्ड से आपने भी काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं, मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड्स, एंड फिल्म में भी आपका काफ़ी नॉमिनेट हुआ। तो सर अवार्ड शोज़ के बारे में अगर आप थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि अवार्ड शोज़ की रियलिटी क्या होती है। जैसे मैंने बहुत बार देखा है, वो बोलते हैं कि कभी कभार अवार्ड्स खरीदते भी हैं। सर ऐसा होता है ना, जैसे बहुत बार अक्षय कुमार जी ने बोला है। जब नहीं मिलता तो ऐसे लगता खरीदा होगा, मुझे जब मिलेगा ना, जब मैं बता दूंगा कि ये सच में रियलिटी क्या है। मुझे अभी तक तो ये लग रहा है कि जब तक मुझे नहीं मिल रहा तो मुझे लगता है कि अवार्ड खरीदे जाते। एंड सर वहाँ पे परफॉर्म करने की फीलिंग, इतने सारे स्टार्स, इतने सारे लोग। बिल्कुल, हम लोग जब पूरा साल काम करते हैं तो रिजल्ट तो चाहिए एक दिन ना, कम से कम। तो एक आई डोंट नो अवार्ड खरीदे जाएं या ना खरीदे जाएं, मेरे हिसाब से अवार्ड होना बहुत अच्छी बात होती है। इसमें कम से कम सब लोग एक साथ मिलते हैं, हालांकि सब कॉम्पिटिटर होते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, एक स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, झूठी हेलो हाय करते हैं। तो ऐसे में एक संगम बनता है, और ऐसा होना भी चाहिए। एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं, तो अवार्ड के बहाने मिल जाते हैं। तो थैंक्स टू अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स हैं वो किसी को भी मिले, हम मिलते हैं। हमें अवार्ड के भरोसे थोड़े आए थे हम। सही बात है, एप्रिसिएशन चाहिए हमें। तो सर आप जैसे एक स्टूडियो में परफॉर्म करना, वहाँ पे रिकॉर्ड करके म्यूज़िक कंपोज करके फिर वो पब्लिक के लिए डिस्प्ले होता है, वर्सेस एक अवार्ड शो पे लाइव ऑडियंस, एंड उसमें भी ऑडियंस में बड़े बड़े स्टार्स बैठे तो उनके सामने परफॉर्म करना। मैं बचपन से परफॉर्म करते आ रहा हूँ, तो मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। वो एक अलग खुशी है उसमें। हालांकि एक बार फर्स्ट जो मेरा इवेंट हुआ था आफ्टर मौसम, जब मौसम का गाना हिट हुआ था रब्बा मैं तो मर गया, तो उस समय कहीं पे मेरा एक कॉन्सर्ट था। तो फर्स्ट कॉन्सर्ट था मेरा, जिसमें मैं वैनिटी वैन में था, और लेट होने की वजह से पब्लिक ने शोर करना शुरू कर दिया, शाहिद शाहिद शाहिद। तो जैसे स्टेडियम में आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ें मेरी वैनिटी तक आ रही थी। तो लिटरली मैं बैठे बैठे मेरे पूरी बॉडी में पसीना आ गया। मैं ये तो मेरा नाम ले रहे हैं। तो फिर मैंने खुदा का नाम लिया, मैंने कहा चलो जी गाते हैं। हम सबकी ना लाइफ में लो मोमेंट्स आते हैं, तो लो मोमेंट्स जब आते हैं ना, हमारे को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। जब आपकी लाइफ में ऐसे लो मोमेंट्स आते हैं तो आप एकदम से क्या याद करते हो जो फिर दोबारा आप स्टार्ट करते हो?
मोटिवेट कैसे करते हो आप अपने आप को? मैं म्यूजिक से ही मोटिवेट होता हूँ। मैं हर मूड के गाने जानता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ तो खुशी के गाने गाता हूँ, जब मैं लो होता हूँ तो मैं फिर वैसे गाने गाता हूँ। और गाने गाता नहीं हूँ मैं, फिर गाने लिखने लगता हूँ, गाने बनाने लगता हूँ। तो वो मैंने अपने आप के लिए बना के रखे हैं। कभी मैं रिलीज करूँगा जब मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। कुकड़ कमाल था, जैसे आपके इतने सारे अलग अलग जनरेशन के अलग अलग मूड्स के हिसाब से आपने इतने बड़े बड़े गाने दे रखे हैं, मतलब Thanks to all my composers, Vishal Dadlani, Shekhar Avjiani, Pritam, Sohil Sen, Amit Trivedi, and Shankar Hasan Loy, many more. सर आप अपने आप को जेनेटिकली गिफ्टेड मानते हो, जैसे आपकी आवाज़ है? Obviously, I'm special. I'm the only one. मैंने अरिजीत सिंह जी का एक इंटरव्यू सुना था, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि मेरी आवाज़ इस तरीके से नहीं थी जैसे आप अभी सुनते हो, मैंने इसको मोल्ड करा है उस तरीके से। तोड़ा गया तो है। आपको लगता है कि ऐसे करके होता है? अगर किसी की आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है, वो फिर भी एक सिंगर बन सकता है? देखिए क्या होता है, आप एज एन सिंगर जब अलग अलग कंपोजर्स के पास जाते हैं तो उनकी कॉम्पोजिशन की रेंज अलग होती है। आप सेम दाल मखनी आप बॉम्बे में खाते हैं, सेम दाल मखनी आप चेन्नई में खाते हैं, सेम आप सिंगापुर में खाते हैं, तो फर्क आएगा पानी का, मसाले का, इसका उसका, तो वही फर्क होता है। तो हम उसके हिसाब से, कंपोजर ने बोला कि हमें ये सा वहाँ तक चाहिए, ये यहाँ तक सुर जाना चाहिए, इतना लो जाना चाहिए, इतना मिड में जाना चाहिए, रेंज के हिसाब से। लेकिन हमें भूख का गाना हमें हमारे यहाँ से जाना नहीं चाहिए, हालांकि हमारी रेंज नहीं होती उतनी। तो हम अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं और अपने आप को प्रूव करके आते हैं कि हमने वो चीज़ कर दी। फिर घर आके सोचते हैं अरे यार ये तो गले में था ही नहीं अपने, क्योंकि किसी ने हमसे करवा लिया। तो कई बार कंपोजर हमारे लिए गुरु का काम भी करते हैं, उनको पता भी नहीं होता उन्होंने हमें क्या सिखा दिया। सर आपने जैसे एक इंटरव्यू में बोला था टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा अब यूज़ बढ़ गया है म्यूजिक इंडस्ट्री में, एंड कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव। आप क्या ओपिनियन है उस चीज़ को लेके कि म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना अब टेक्नोलॉजिकल यूज़ हो रहा है नए गानों में? अभी मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स को कम कर दिया है। इतना कम कर दिया कि आजकल हम रियाज ही नहीं करते हैं। मतलब मैं करता हूँ लेकिन उतना कंफ्यूजन नहीं है कि यार वो गाना गाने में अगर वो सुर रह गया तो क्या करेंगे, क्योंकि सब ऑटो ट्यून कर लेते हैं। तो आज के जितने भी सिंगर्स हैं विदाउट ऑटो ट्यून कोई भी गाना रिलीज करता ही नहीं है ये। लेकिन ऑटो ट्यून अपनी जगह पे है, लेकिन बेस्ट चीज़ क्या है कि आपकी टोन है, वो मेन चीज़, टोन अच्छी है और बेस अच्छा है, आप बेस अच्छा है, आप तैयार सिंगर हैं और आपकी आवाज़ में एक सोज है, इमोशन है, वो जो ऐसा तो कोई भी ऑटो ट्यून डाल के गा सकता है, लेकिन आपकी आवाज़ है तभी तो वो ऑटो ट्यून का यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छी आवाज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो नए जो सिंगर्स हैं जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में या फिर जस्ट उठ भी रहे हैं उनके लिए बहुत खराब आने वाले हैं ऐसे सिंगर जो ऑटो ट्यून को ही गुरु मान के आ रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि अच्छे सिंगर्स नहीं आ रहे, मैं रियलिटी शो में सुनते रहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, डेडिकेटेड सिंगर्स हैं, बट जो सिर्फ और सिर्फ शौकिया सिंगर हैं, ऑटो ट्यून के भरोसे अपने आप को सिंगर मानते हैं, उनके लिए तो बहुत ही खराब दौर आएगा। तो सर उनके लिए आप क्या मैसेज देना, अपकमिंग टैलेंटेड सिंगर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे वैसे? अपकमिंग टैलेंट को मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ 10-15 साल बाद आइए बॉम्बे में, अभी तो मैं गा रहा हूँ। है ना, सही है ना? नहीं, मुझे ये कहना है सीरियसली, अपकमिंग टैलेंट को ये कहना है कि देखिए मैं खुद अभी भी सीख रहा हूँ, तो आप समझिए कि आपको भी कितना सीखना है, और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और जब तक कि आपको आपके पड़ोस वाले ना बोलें कि जाके कुछ कर, तब तक अपने आप को सिंगर नहीं समझने का। तब तक आप एक लर्नर हो और आप खुद को ही अच्छा तारीफ कर रहे हो, तो आप समझिए कि आपको बहुत सीखने की ज़रूरत है। तो अपने पड़ोसियों की राय ज़रूर लें। जब दुनिया तारीफ करने लग जाए तब दुनिया तारीफ करने लगे, जिसे कहते हैं ना कि जिम, आप तो फिटनेस में हैं, आपको पता है कि हम लोग जिम जाते हैं तो खुद ही आईने में देखते हैं कैसे कट शॉट्स आ रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चेंज लोग नोटिस करना चाहिए, लोग बोलना चाहिए कि अरे यार क्या बात है। तो यही गाने में है, ये सेम चीज़ गाने में है। सर फेम के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई जब फेमस होने लगे? बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैं सबके लिए ओए किथे है, अबे कहाँ है, फिर बाद में शाहिद जी कहाँ हो आप, मालिया साहब, शाहिद साहब, ये आगे सरनेम लग गए कुछ। वो तरीका बदल जाता लोगों का बात करने का, अप्रोच करने का। दुनिया ऐसे भी बदली कि वो पापा का स्ट्रगल खत्म हो गया और जो उनका सपना था वो पूरा हो गया।
उनको मैंने सारे अवार्ड दे दिए, सारे गाने मैंने कहा ये सब आपके हैं। तो मैं तो वो शाहरुख खान हूँ DDLJ का, जो अपने पिताजी की ज़िंदगी जी रहा हूँ। उन्होंने आपको जो जैसे बोलते हैं मशाल पकड़ाई है आप। बिल्कुल बिल्कुल, सब उनका ही है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो DDLJ में शाहरुख खान बोलता है ना कि मैं तो थक चुका हूँ, तो मैं ऑफिस में जाऊँगा आप जैसा बोलेंगे। तो अनुपम खेर बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़िंदगी जी ली है तो जा मेरी ज़िंदगी जी के आओ। तो मैं उनकी ज़िंदगी जी रहा हूँ। सर कोई रियलिटी बताना चाहोगे फेम की? जैसे बहुत सारे लोग आप में दिखते हैं बहुत खुश होते हैं, बट जनरली वो खुश होते हैं इतने ज़्यादा? आजकल थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे लोग अपने आप को ना कंपेयर करते हैं बार बार, किसी को रील पे देख लिया, किसी को कहीं पे देखा सोशल मीडिया पे, फिर वो अपनी लाइफ को कंपेयर करते और हैं उनकी बार बार। सक्सेस की डेफिनेशन भी बहुत गलत होती है कि इतने नंबर्स आ जाएं फिर ये आ जाए तो मेरे को बहुत अच्छा फील होएगा, इवन दो उस प्रोसेस में वो अपने आप को मेंटली ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाए थ्रू आउट दैट प्रोसेस। एग्जैक्टली, लोग ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं हर चीज़ों पे, मतलब जो हैं वो नहीं है। जैसे एक्टिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे सिंगिंग हो, सब लोग आजू बाजू की चीज़ों से स्ट्रांग हैं, बट उनके अंदर कुछ नहीं है। कोर जो होता है उनका। हाँ, कोर उनका स्ट्रांग नहीं है। हम्म, तो जैसे एक अच्छे एक्टर को आप माइक दे दो, वो या स्टेज दे दो, वो अच्छी एक्टिंग करेगा। एक अच्छे सिंगर को आप माइक दे दो, वो अच्छा गाएगा। बाकी लोगों को ऑटो ट्यूनर लगेगा, वो सारे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे ताकि वो बेसुरा गाए या खराब दिखे तो भी अच्छा लगे। मेरे हिसाब से अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे आपका एक नया सिंगल आ रहा है तो जुनून सा लगा, अभी थोड़े दिन जी। पहले ही लॉन्च हुआ है। जी। तो आपका सिंगल्स को लेके क्या ओपिनियन है कि जैसे लोग पहले काफ़ी एल्बम्स करते थे पूरी, अब जैसे म्यूज़िक वीडियोस आ रही हैं, सिंगल्स आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब लोग प्रेफर करते हैं। तो आप सिंगल्स पिक करते हुए आप क्या देखते हो, डायरेक्टर कौन है उनको देखते हो आप? मैं सिर्फ गाना कैसा है वो देखता हूँ, बाकी उसमें अगर नए लोग भी हैं तो भी मैं गाता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे गाना ही बजेगा बाद में जाके। तो लिरिक्स अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पोजिशन अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, और बाकी अगर वो अच्छा प्रमोट कर पाएँ तो भी अच्छी बात है। अदरवाइज गाना अगर अच्छा है तो मैं गा देता हूँ, क्योंकि अच्छा गाना एक न एक दिन अपना जलवा दिखाता है। हाँ जी। और सिंगल्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गाने मैं गाऊँ। बहुत टैलेंट भरा हुआ लोग आते हैं मेरे पास अच्छे अच्छे गाने लेके, तो मैं करते जाता हूँ। अभी सर रॉकी और रानी की प्रेम कथा में आपका कुड़माई जो गाना था, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू प्रीतम दा। हाँ जी, आपके इतने ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन निकले हैं इतने सालों से, यस, उसकी भी अगर आप थोड़ी सी कुछ लाइन अगर आप गा सकते हैं तो। बिल्कुल। तो ये रॉकी एंड रानी का गाना है कुड़माई, जो फिल्म फेयर में नॉमिनेट था, और अमिताभ भट्टाचार्य जी ने इसको लिखा था और प्रीतम सर कंपोजर थे इसके। 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, हाय बन्नू परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ब्यूटीफुल सर। थैंक यू सो मच। तो सर जैसे सिंगर्स इतना ज़्यादा, एक टाइप से वोकल कॉर्ड ये भी एक मसल होती है, आपको ट्रेन करना पड़ता है इतने साल, फिर जाके ऐसा होता है कि आपकी नॉर्मली ही एफर्टलेसली इतनी अच्छी आवाज़ होती है, लेकिन वो भी ओवर टाइम, जैसे आप रिकॉर्डिंग्स हो गई, शोज़ हो गए, वो भी स्ट्रेन होती है। तो तब आप मतलब एग्जैक्टली क्या करते हो? जैसे कुछ इंटरव्यूज़ में सुना है वो अवॉइड करते हैं ठंडा खाना, आइसक्रीम खाना वगैरह, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है ऑफ अ सिंगर्स लाइफ? मैं तो गले पे इतना ध्यान देता नहीं, मैं तो समझता हूँ कि गला खाने पीने के लिए यूज़ करो, हाँ जी। गाओ दिल से। दिल से गाना चाहिए, गला खाने पीने के लिए। हाँ हाँ, गला गाना जो है दिमाग और दिल में होता है, गले में थोड़ी होता है। हाँ जी, तो सारे इमोशंस वहीं से हैं पूरे। बिल्कुल। हाँ ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग अगर है, आपको एक्सट्रीम ठंडा नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं करेंगे ना तो गला ठीक रहेगा। अगर ज़्यादा गर्म पानी भी पीते रहोगे तो गला खराब हो जाएगा। हाँ जी। बैलेंस रखो चीज़ों का, खाते पीते रहो और दिल से एंजॉय करो म्यूजिक को, अच्छा रहेगा। कि जैसे इंडस्ट्री के अंदर बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ना फेक फ्रेंडशिप होती है, ऐसा सच है ये बात? फेक फ्रेंडशिप, हाँ जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि लोग दिल नहीं तोड़ते यहाँ पे ना, सब दिल रखते हैं सबका। हाँ हाँ ठीक है, कनेक्शन में रहिए, कनेक्टेड रहिए, कोई नहीं, करेंगे हम लोग, कुछ करेंगे।
मिलते रहिए आप, इट्स ओके मिलते हैं तो, और कैसे कैसे हाँ वो फेक केसेस और ऑल सारे चीज़ें सब, पर अंदर कुछ और ही चलते रहता है। हाँ लेकिन दोस्तियाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रेशियो बहुत कम है फ्रेंडशिप का। 10% आप बोल सकते हो कि सच्ची दोस्ती है, 90% तो खाली हम ही है। इस इंडस्ट्री के लिए आने के लिए बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा शायद। आप अपने आप ही हो जाओगे डिप्लोमेटिक, क्योंकि सीख के आओगे तो भी आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की डिप्लोमेसी अलग है। आपको सर जैसे जर्नी थी, आप रियलिटी शोज़ में जैसे इंडियन आइडल हो गया, वहाँ से लेके जस्ट बीइंग ऑन द अदर साइड, नाउ आप उन अवार्ड शोज़ में या फिर आप एज द जज, और आप अब लीड करते हो म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतने सारे नए जनरेशन्स के लिए, तो आपको कैसा फील होता है उस चीज़ को लेके? मज़ा आता है, क्योंकि आपको सीधे सीधे कोई चीज़ मिल जाती है, उसका आपको उतना उसकी इतनी कदर नहीं होती, इतना एहसास नहीं होता। तो मुश्किल के बाद कोई चीज़ मिलती है, उसका मज़ा ही अलग है। तो वो जो 98 से लेकर 2011 तक का जो सफ़र था, उस 13 ईयर में जो चीज़ें हुई, उसके लिए तो कम से कम 3 महीने लगेंगे बताने के लिए क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन जब 2011 में वो गाना आया तो मैंने मम्मी को बुलाया, मैं कहा मम्मी देखो गाना आ गया। तो उन्होंने गाना देखा, मुझे प्रीतम दा के ऑफिस से फ़ोन आया था भरत का, बोला शाहिद पाजी आपका गाना आ गया। मैंने देखा तब तक गाना ख़त्म हो चुका था, तो फिर लिखा हुआ था कमिंग अप नेक्स्ट रब्बा। तो मैंने कहा पहले मैं तो सुनूं, कहीं राज साहब का नहीं हूँ। और जब मेरी लाइन सुनी, मैंने दूसरा गाना दूसरी लाइन सुनी, और अब्बा मैं तो मर गया हूँ, मैं कही तो मेरी आवाज़ लग गया। तो मम्मी पापा चिल्लाया जोर से, मैं कहा आ जाओ। ये आए, बोले देखो मम्मी गाना आ गया अपना। बोला अच्छा, तो रोने लग गए। मैंने को चेयर दी थी, मैं कहा बैठ के रोइए आप लोग क्योंकि इनका संघर्ष है साथ में मेरे। हाँ जी। तो अच्छा लगता है कि इतने संघर्ष के बाद कुछ चीज़ मिलती है, तो उसका एक आनंद, वही मैं आने वाली जो पीढ़ी है उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो साधु बाबा बन गया हूँ ना अभी तो मैं जो अपकमिंग सिंगर्स, उनके लिए इतना ही कहूँगा कि हमेशा मेहनत करके ही किसी चीज़ का मज़ा लेना, मतलब अपने आप को काबिल बनाइए कि आपको, कहते हैं ना कि वो 4 लोग क्या बोलेंगे, वो 4 लोग को आपको कुछ ना बोले। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सिंगिंग को लेके, जैसे सबको लगता है हाँ ठीक है एक बार आपकी आवाज़ हो गई, हर चीज़ हो गई, गाना है आपको गाना ही तो है, लेकिन सबसे टफ चीज़ क्या है सिंगिंग को लेके, जब आप जाते हैं रिकॉर्डिंग करने या फिर जब आप एक गाना की कॉम्पोजिशन पे होते हैं, से आपका सबसे ज़्यादा टफ पॉइंट क्या लगता है आपको? टफ पॉइंट ये लगता है कि मैं इस गाने के काबिल हूँ या नहीं। मैं अपने आप को, सेल्फ डाउट थोड़ा सा होता है? सेल्फ डाउट 100% होता है, और कॉन्फिडेंस 200% होता है। तो वो डाउट गायब हो जाता है। डाउट होना ज़रूरी है, क्योंकि लता जी ने कहा है कि जो इंसान स्टेज पे जाने से पहले नर्वस नहीं होता, जो कलाकार, वो कलाकार ही नहीं है। तो नर्वस होना बहुत ज़रूरी है। सर आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है? रफ़ी साहब और मेरे पापा। अरे वाह थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सनी एंड सेड। बहुत अच्छा जनरली लगा आपसे आपसे बात बहुत अच्छा करके। लगा। दोनों सेम चीज़ बोली। सिंक में हैं अभी हम। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक थैंक यू सर। यू।